इस पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। 6 अप्रैल को भारत के 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियों का चुनाव प्रचार अपने चरम पर पहुंच गया है। ऐसे में प्रधानमंत्री आज तमिलनाडु और केरल में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कल बंगाल में चुनावी जनसभा को संबोधित किया था, जिसमें वह विपक्षी दल टीएमसी पर काफी हमलावर रुख अपनाए हुए नजर आए थे। प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा था, जिसके बाद प्रधानमंत्री आज रैलियों को संबोधित करने के लिए गुरुवार देर शाम तमिलनाडु पहुंच गए थे, जहां उन्होंने मदुरै के मीनाक्षी मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आज मदुरै में चुनावी रैली को संबोधित किया। रैली के दौरान प्रधानमंत्री के साथ तमिलनाडु के सीएम ई.के. पलानीस्वामी भी मौजूद रहे। मदुरै में रैली को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री केरल पहुंचेंगे और वहां भी पथानामथिट्टा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद वो कन्याकुमारी में भी एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। 6 अप्रैल को बंगाल, असम के साथ ही तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए भाजपा पूरी तैयारी कर रही है। भाजपा इन सभी राज्यों में अपनी सरकार बनाने के लिए इन राज्यों में अपने स्टार प्रचारकों को उतार रही है, जिसमें सबसे ऊपर प्रधानमंत्री स्वयं है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों में रैलियों को संबोधित कर रहे हैं और भाजपा की जीत को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। कुंभ मेले का आरंभ कल से ही हो चुका है। मेले में आने के लिए विभिन्न राज्यों से श्रद्धालुओं के लिए रोडवेज की 500 बसें चलाई जा रही हैं, जिसका आदेश परिवहन निगम को दिया जा चुका है। सभी दुरुस्त बसों को कुंभ के लिए तैयार किया जा रहा है। यहाँ बसें 8 से 15 अप्रैल के बीच होने वाले शाही स्नान में लगाई जाएंगी। हालांकि कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते खतरे के मद्देनजर प्रशासन ने संक्रमण को नियंत्रण में रखने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। श्रद्धालुओं के लिए भी कोविड-19 की गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिसका पालन करना अनिवार्य है। कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की रैंडम टेस्टिंग की जाएगी। किसी भी यात्रा के पॉजिटिव आने पर पूरे समूह को वापस कर दिया जाएगा। यदि मेले में कोई श्रद्धालु पॉजिटिव पाया गया तो उसे कोविड-19 सेंटर में आइसोलेट किया जाएगा। इसके साथ ही होटलों और धर्मशालाओं में रुकने के लिए भी श्रद्धालुओं को कोविड-19 की जांच करानी होगी। सभी श्रद्धालुओं के लिए 72 घंटे पहले की RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव लाना अनिवार्य कर दिया गया है। देश के कई राज्यों में तेजी से बढ़ रहे संक्रमण के प्रकोप को देखते हुए रोडवेज की बस सेवा संचालित रहेगी। परिवहन निगम के महाप्रबंधक संचालन दीपक जैन के अनुसार फिलहाल परिवहन निगम का फोकस कुंभ में बस सेवा देने पर है। भविष्य में जैसे भी सरकार के निर्देश मिलेंगे उस हिसाब से बस सेवा में बदलाव किया जाएगा। एंटीलिया केस ने एक और नया मोड़ ले लिया है। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को इस केस में बड़ी सफलता हाथ लगी है। एजेंसी के अनुसार इस मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार महिला मुंबई पुलिस से निलंबित अधिकारी सचिन वाजे के साथ 5 स्टार होटल में भी देखी गई थी। महिला मुख्य आरोपी सचिन वाजे की करीबी सहयोगी बताई जा रही है। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी मुकेश अंबानी के घर के बाहर से बरामद कार और मनसुख हिरेन की मौत के मामले में जांच कर रही है, जिसमें एजेंसी दक्षिण मुंबई के एक होटल और क्लब की तलाशी के लिए पहुंची। साथ ही एजेंसी ने थाने के एक फ्लैट की भी तलाशी ली। गिरफ्तार की गई महिला से एजेंसी ने पहले कई घंटों तक पूछताछ की, उसके बाद गिरफ्तार किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार महिला सचिन वाजे के काले धन को सफेद करने के लिए काम कर रही थी। उसने 2 आईडी का उपयोग करके ऐसा किया और उसके पास से नोट गिनने की मशीन भी प्राप्त की गई है। 16 फरवरी को जब सचिन मुंबई के एक 5 स्टार होटल में देखे गए थे तो उनके साथ उनकी महिला सहयोगी भी उपस्थित थी और उसके पास 5 बड़े बैग थे। बताया जा रहा है उन बैगों में नोट भरे हुए थे। अंबानी के घर के पास एक SUV से जिलेटिन के छड़े बरामद होने के बाद सचिन को 13 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद सचिन को निलंबित कर दिया गया था। इसके साथ ही रविवार को NIA के गोताखोरों की मदद से मीठी नदी से एक लैपटॉप, प्रिंटर, 2 हार्ड डिस्क, 2 वाहन नंबर प्लेट और 2 DVR और 2 CPU बरामद किए गए थे। संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए
सरकारें घबरा गई हैं, जिसके बाद कैबिनेट सचिव की सभी राज्यों के साथ बैठक बुलाई गई है। भारत के 8 राज्यों में संक्रमण के मामलों में भारी वृद्धि देखी गई है, जिसमें महाराष्ट्र में हालात सबसे बुरे हैं, जिसके मद्देनजर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आपातकालीन बैठक बुलाई है। इस बैठक में राज्य सरकार लॉकडाउन लगाने पर विचार कर सकती है। सरकार द्वारा नाइट कर्फ्यू और कुछ जिलों में लॉकडाउन लगाने जैसी पाबंदियों के बाद भी संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है, जिससे सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं। महाराष्ट्र में जहां एक और आपातकालीन बैठक बुलाई गई है, तो वहीं मुंबई के मेयर किशोरी पेडनेकर ने संकेत देते हुए कहा 2 अप्रैल से शहर में कुछ और भी पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। संक्रमण के मामले सारे रिकॉर्ड तोड़ देते जा रहे हैं। मुंबई के साथ साथ दिल्ली में भी मुख्यमंत्री ने आपातकालीन बैठक बुलाई है। दिल्ली में फिलहाल तो हालात सामान्य है, लेकिन संक्रमण धीरे धीरे राष्ट्रीय राजधानी में भी फैलता जा रहा है। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए सरकार पहले से ही ठोस कदम उठाना चाहती है, लेकिन हालात बिगड़ते हुए से दिल्ली में भी नजर आ रहे हैं। कोविड-19 की दूसरी लहर जिस तरह से देश में फैल रही है, उससे साफ है कि आगामी दिनों में स्थिति काफी भयानक होने वाली है। संक्रमण के आंकड़े प्रतिदिन विकराल रूप धारण कर रहे हैं, अपने चरम पर पहुंच रहे हैं। महामारी के प्रकोप के कारण भारत एक बार फिर से पिछले वर्ष जैसे हालातों में खड़ा हुआ नजर आ रहा है। भारत में इस समय तीसरे चरण का टीकाकरण आयोजित किया जा रहा है। अभी तक 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया जा चुका है, लेकिन देश का अभी भी बड़ा हिस्सा टीकाकरण से वंचित है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया, भारत में प्रतिदिन 37 किलोमीटर हाईवे बनाकर हम लोगों ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। कोविड-19 काल के बावजूद 13,000 किमी की लंबाई के हाईवे बनाकर एक नई उपलब्धि हासिल की गई है। भारत में हो रहे नेशनल हाईवे की कार्य प्रगति पर नितिन गडकरी ने कहा, कोविड-19 काल में भी हमने काफी तेज गति से कार्य किया और नई उपलब्धियों को हासिल किया है। दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। वर्तमान समय में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनकी लागत पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 54% तक बढ़ा दी गई है। आगे उन्होंने बताया, पिछले 7 सालों में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 50% तक बढ़ाई गई है। अप्रैल 2014 में राष्ट्रीय मार्गों की लंबाई जहां 91,287 किलोमीटर थी, वहीं मार्च 2020 को राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 1,37,625 किलोमीटर हो गई है। इतना ही नहीं, राजमार्गों की लागत भी 5.5 गुना बढ़ चुकी है। राजमार्गों के निर्माण में काफी तेज गति से काम हो रहा है। वित्तीय वर्ष में 2015 में जो लागत 33,414 करोड़ थी, वही 20 मार्च 2021 को 1,83,101 करोड़ हो गई है। राजमार्ग मंत्रालय का प्रभार संभालने के बाद से 3.85 लाख करोड़ की लागत वाले 406 प्रोजेक्ट हो चुके हैं। 406 प्रोजेक्ट जो रुके हुए थे, उसको एक के बाद एक कई कदम उठाते हुए भारतीय बैंकों के 3 लाख करोड़ रुपए बट्टे खाते में जाने से बचा लिए गए। हाईवे निर्माण की गति में तेजी लाने के लिए एक के बाद एक ठोस फैसले लिए जा रहे हैं। भारत में कोविड-19 का कहर दिन प्रतिदिन अपने चरम पर पहुंच रहा है। मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक 81,466 मामले सामने आए हैं। प्रतिदिन बढ़ रहे मामलों की संख्या में वृद्धि के साथ साथ इस महामारी से मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। साथ ही सक्रिय मामलों की संख्या में भी इजाफा देखा गया है। सरकार द्वारा उठाए जा रहे सभी कदम विफल होते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब जैसे राज्यों में संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 81,000 से ज्यादा मामले सामने आने के साथ ही इस महामारी के कारण 469 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। माना जा रहा है कि 50,356 लोगों के स्वस्थ होने के बाद इस महामारी से रिकवर होने वाले लोगों की संख्या लगभग 1,15,25,000 के पार है। इस महामारी से ग्रस्त होने वाले लोगों की संख्या लगभग 1,23,03,000 के पार है। तो वहीं इस महामारी के कारण अपनी जान गंवाने वाले लोगों की संख्या लगभग 1,63,300 के पार है। इस समय भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 6,14,696 है। वहीं अब तक 6,87,79,000 लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया जा चुका है। बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर केंद्र सरकार हरकत में आ गई है और इसे रोकने के कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन लोगों की लापरवाही के कारण संक्रमण प्रतिदिन विकराल रूप धारण कर रहा है।
भारत में मौसम तेजी से बदल रहा है। मार्च के आगमन से ही मौसम ने करवट लेना शुरू कर दिया था, तो वहीं अप्रैल में अचानक से भयंकर गर्मी पड़ने लगी है। दिल्ली में तेज हवाओं के साथ मौसम गर्म होता जा रहा है। दिल्ली में धूल भरी आंधी चलने से दिल्ली वासियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। देश के कई हिस्सों में मार्च के महीने में ही पारा 40 डिग्री के पार पहुंच चुका था, तो वहीं इस बार मौसम के तपते हुए मिजाज को देखते हुए उत्तर और पूर्वी भारत में और अधिक गर्मी पड़ने का अनुमान जताया जा रहा है। एनसीआर में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी हवाएं चल रही हैं। लोगों को अभी से ही लू का सामना करना पड़ रहा है। भारत के कई मैदानी इलाके वाले राज्यों में आगामी 2 दिनों में गर्मी से थोड़ी राहत मिलने के आसार जताए जा रहे हैं। अगली 3 दिनों में पारा 5 डिग्री तक गिर सकता है, लेकिन 3 तारीख से लू का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार उत्तर और पूर्वी भारत में अप्रैल से जून तक के दिन का तापमान सामान्य से अधिक रह सकता है। आईएमडी ने बताया, दक्षिण भारत के अधिकतर हिस्सों, पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों, पूर्वोत्तर आदि क्षेत्रों में तापमान सामान्य स्तर से कम रह सकता है। राजस्थान से चल रही धूल भरी आंधी का दौर राष्ट्रीय राजधानी की ओर बढ़ रहा है, जिसके बाद राज्य राजधानी में पारा लगातार चढ़ेगा। दिन के साथ सुबह भी गर्म होती हुई महसूस हो रही है। दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सामान्य के बराबर 18.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तेज हवाओं से दिल्ली में इस समय हवा में नमी का स्तर कम बना हुआ है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के काकापोरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 3 आतंकियों पर शिकंजा कस लिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सभी आतंकी स्थानीय हैं और 3 मंजिला इमारत में छुपे हुए थे। इमारत में आतंकियों के छुपे होने की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने विस्फोट से 3 मंजिला इमारत को उड़ा दिया। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई कार्रवाई में 3 आतंकी पकड़े गए हैं। आतंकियों के 3 मंजिला इमारत में छुपे होने की खबर के बाद सेना ने कार्रवाई करते हुए आतंकियों को बाहर निकालने के लिए कार्रवाई की, जिसके बाद आतंकी पकड़े गए। कश्मीर के अनंतनाग, कुलगाम और पुलवामा जिले से गुजरात हाईवे पर बेस बनाने की सूचना मिली थी। आतंकी इन रूट पर यात्री और सुरक्षा बलों के काफिले को निशाना बना सकते थे, जिसमें आईईडी और स्टिकी बम इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आतंकियों ने इन जिलों के हाईवे और अन्य संपर्क मार्गों को हमले के लिए पहले भी इस्तेमाल किया है। इस जिले में आतंकियों की हर साजिश विफल होती हुई नजर आई। पिछले 3 साल से आतंकियों की हर बड़ी साजिश नाकाम हो रही है। इसमें कोटली और नगरोटा में मारे गए आतंकी, 2 बड़े आतंकी संगठनों के सरगना में पकड़े जाना, सीमा पार से आने वाले हथियारों की सप्लाई को बरामद करना जैसी धरपकड़ शामिल है। ओबामा प्रशासन के दौरान हुए ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु समझौते को लेकर एक बार फिर से अमेरिका और ईरान इस पर बैठक करेगा, जिसमें चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, ब्रिटेन और ईरान देश इस अहम बैठक में शामिल होंगे। ओबामा के शासन के दौरान ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु समझौते को लेकर बैठक हुई थी, लेकिन साल 2018 में तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समझौते को बेमतलब बताते हुए खारिज कर दिया था और इसके साथ ही उन्होंने इस समझौते को तोड़कर एक नया समझौता करने की बात कही थी। अब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सत्ता में आने के बाद एक बार फिर से अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते को लेकर बैठक करने का फैसला लिया है। यह बैठक वर्चुअल रूप से की जाएगी और इस समझौते को किस तरह से दोनों तरफ से लागू किया जाए, इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में अहम मुद्दा यह भी रहेगा कि तेहरान के ऊपर लगे प्रतिबंध को हटाया जाएगा या नहीं, क्योंकि ईरान चाहता है कि उसके ऊपर लगे प्रतिबंधों को पूरी तरह से हटाया जाए। तख्तापलट के बाद से म्यांमार में हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। सैन्य शासन दिन पर दिन अपने ही देश के नागरिकों के साथ क्रूरतापूर्वक व्यवहार कर रहा है। ऐसे में अब सैन्य शासन ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को देश की वायरलेस सेवाओं को बंद करने का आदेश दिया है। सैन्य शासन के विरोध में लगातार देश के नागरिक सड़कों पर उतर रहे हैं और लोकतंत्र की बहाली की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों पर सेना द्वारा हिंसात्मक कार्रवाई किए जाने के कारण
अब तक कई प्रदर्शनकारियों की जान जा चुकी है। सेना द्वारा हिंसक कार्रवाई की निंदा पूरे विश्व में की जा रही है। म्यांमार में सेना की तख्ता पलट का विरोध अमेरिका खुलकर कर रहा है। ऐसे में अमेरिका ने म्यांमार के साथ सभी सेवाओं पर रोक लगा दी है। तो वहीं अब इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को देश की वायरलेस सेवाओं को भी बंद करने का आदेश सेना द्वारा दिया जा चुका है। प्राप्त जानकारी के अनुसार केवल फाइबर लाइन शुक्रवार से काम करेगी। लोकतंत्र की बहाली के लिए म्यांमार के लोगों की कोशिशें 2 महीने से जारी हैं, लेकिन हिंसक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, जिससे लोग अपनी उम्मीद खोते जा रहे हैं और देश से पलायन कर रहे हैं। देश के सबसे बड़े शहर यंगून में युवाओं के एक समूह ने प्रदर्शन में मारे गए 500 से ज्यादा लोगों की याद में शोक गीत गाए, जिसके बाद वहां सैन्य शासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपदस्थ की गई नेता आंग सान सू की रिहाई करने तथा लोकतंत्र को बहाल करने की मांग करते हुए लोगों ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया। मांडले तथा अन्य शहरों में भी प्रदर्शनकारी एकत्रित हुए। इससे पहले पुलिस ने कई जगह छापेमारी की और प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी भी की गई थी। यंगून में सेना की निवेश शाखा म्यांमार इकोनॉमिक होल्डिंग लिमिटेड की कुछ दुकानों में प्रदर्शनकारियों द्वारा आग लगा दी गई। प्रदर्शन के शुरुआती दिनों से ही इन दुकानों को निशाना बनाया गया है।